हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नए लेक्चर के साथ आई हूँ जो कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। इससे पहले मैंने बिजनेस फाइनेंस की और भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस चैनल पे, आप उसे ज़रूर देखें। जो कि बिजनेस फाइनेंस की एक सीरीज में चला रही हूँ और इसमें आपको सारे ही टॉपिक लगभग मिल जाएंगे। मैं एक एक करके और कवर कराती जा रही हूँ। तो अगर आप कोई और डिमांडिंग टॉपिक है तो वो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें। और आज की लेक्चर हमारी फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है। और मैं एक गारंटी दे रही हूँ कि आज इस लेक्चर के बाद आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आप लेक्चर को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, आपको सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक में अधिकतर लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं उस कंफ्यूजन को पूरे अच्छे तरीके से दूर कर दूंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को एकदम अच्छे से देखें और समझें। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए, जो कि मैंने एक सिनेरियो पे बेस्ड बनाया है। आप उस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टीज रहेगी, ठीक है। फॉरवर्ड में दो पार्टीज रहेगी। एक पार्टी का नाम है मिस्टर ए और एक पार्टी का नाम है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने आपस में शर्त लगाया, आपस में बेट लगाया कि गोल्ड की प्राइस, मैंने यहाँ पे गोल्ड के थ्रू एग्जांपल लिया, आप किसी भी चीज को ले सकते हैं, इक्विटी शेयर्स, गोल्ड, कुछ किसी भी चीज को ले सकते हैं। मैंने यहाँ गोल्ड का एग्जांपल लिया ताकि आपको इजीली समझ आए। दोनों ने आपस में बेट लगाया कि हम गोल्ड के प्राइस, एक ने बोला कि बढ़ेगी, एक ने बोला घटेगी। मिस्टर ए ने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है। अभी एट द प्रेजेंट वो 60,000 है गोल्ड की प्राइस, लेकिन मिस्टर ए ने कहा इन आफ्टर 3 मंथ्स वो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। और मिस्टर बी ने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स गोल्ड की प्राइस घटेगी। इन्होंने कहा घटेगी, इन्होंने कहा बढ़ेगी। तो दोनों ने बेट लगाया। बेट लगाने के बाद हुआ क्या, बेट लगा, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस बेट पे कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो अभी तो गोल्ड की फिलहाल रेट है 60,000 और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गई। अब क्या, मिस्टर ए ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, ठीक है, क्योंकि इसने कहा कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, इसने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया। और मिस्टर बी ने कहा कि गोल्ड की प्राइस घटेगी, इसने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल की। दोनों के बीच में, इन्हें खरीदना है मिस्टर ए को, इन्हें बेचना है मिस्टर बी को, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ्स हुआ क्या कि गोल्ड की प्राइस 63,000 पहुंच गई। गोल्ड की प्राइस 63,000 पहुंच गई। उस टाइम, जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो 60,000 की थी और अब वो 63,000 की हो गई है। इसमें हुआ क्या, जीता कौन, मिस्टर ए जीत गए, क्योंकि उसने शर्त लगाई थी कि 60,000 से बढ़ेगी और 60,000 से बढ़ भी गई, 63,000 हो गई। तो अब मिस्टर ए जीत गए। तो अब ये मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए को प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हो गया, 3,000 का मिस्टर ए को प्रॉफिट हो गया। और मिस्टर बी को क्या हुआ, 3,000 का लॉस हो गया। मिस्टर ए को 3,000 का प्रॉफिट हो गया, इनमें प्लस हो गया। और ये अब ये क्या करेंगे, मिस्टर बी, क्योंकि मार्केट वैल्यू उस टाइम 63,000 थी, मिस्टर बी इस मार्केट से 63,000 पे खरीदेंगे गोल्ड को, ठीक है। 63,000 में मिस्टर बी खरीदेंगे मार्केट से, यहाँ से, और मिस्टर ए को बेचेंगे। ये महंगे में खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला था कि दाम घटेगी, जो कि बढ़ चुकी है। तो अब इससे महंगे में खरीदना पड़ेगा, 60 के जगह 63,000 पे आफ्टर 3 मंथ्स। और ये किसको देंगे, मिस्टर ए को। अब ये मिस्टर ए को देंगे, कितने पे बेचेंगे, 60,000 में ही।
क्योंकि ये पहले से ही डील हो गई थी। मिस्टर ए ने कहा था दाम बढ़ेगा और इसने पहले से ही कॉन्टेक्ट कर लिया था, इसीलिए जो उस टाइम की रेट थी 60,000 मिस्टर ए को उसी रेट में मिली गोल्ड महंगे होने के बावजूद भी। तो बी को तो लॉस हो गया क्योंकि उसने मार्केट से महंगे में खरीदा और ए को सस्ते में बेचा और ए को प्रॉफिट हो गई 3,000 की। तो ये थी एक कंडीशन कि दोनों के बीच में शर्त लगी और मिस्टर ए शर्त जीत गए। ये मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ इसमें। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका ऑपोजिट केस हो जाए कि यहाँ पे बढ़ने के बदले गोल्ड का रेट घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए ये 60,000 से 58,000 हो जाए, तब फिर किसे प्रॉफिट होगा? तब फिर मिस्टर बी को प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ये मार्केट में सस्ते में लेंगे 58,000 पे और ए को 60,000 पे बेचेंगे, तो ए को 2,000 का लॉस हो जाएगा और इन्हें 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन हो सकती है, मार्केट पे डिपेंड करता है। तो ये थी पूरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन जहाँ पे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट टू बाय ए ने किया और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी ने किया। उसके बाद उसको वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस पे? गोल्ड पे। ए ने कहा कि आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड बढ़ेगी और बी ने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड घटेगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड पहले बढ़ी 63,000 हो गई 60 से, तो ए जीत गया और ए को 3,000 का प्रॉफिट हो गया और बी को 3,000 का लॉस हो गया। फिर दूसरा केस हुआ कि मार्केट वैल्यू जो गोल्ड की थी वो घट गई, वो हो गई 58,000। तो इस केस में मिस्टर बी को प्रॉफिट हो गया और मिस्टर ए हार गए, उन्हें 2,000 का लॉस हो गया। तो ये थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कहानी। ठीक है, आई थिंक ये आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गई होगी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। आप अभी मैंने जितना समझाया उतना समझिए, फिर हम इसके थ्योरी को पढ़ेंगे और जो मैंने समझाया वहां पे हम उसको और डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, ये थी एक सिचुएशन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। आई थिंक आपको दिमाग में कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करती है। अब हम समझते हैं इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? यहाँ पे भी दो पार्टीज है, यहाँ पे भी दो पार्टीज है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी, यहाँ पे भी दोनों के बीच में शर्त लग रही है, लेकिन यहाँ बीच में स्टॉक एक्सचेंज हमारा मीडिएटर का काम करेगा। ये दोनों यहाँ पे दोनों आपस में डायरेक्टली डील कर रहे थे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फ्यूचर में दोनों के बीच में कौन आएगा? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के ही जरिए दोनों के बीच में डीलिंग होगी, दोनों आपस में डायरेक्टली डील नहीं करेंगे। ये पहला डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर का। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज आएगी बीच में, तो यहाँ पे दोनों के बीच में शर्त लग रही है। जैसे वहां मैंने गोल्ड लिया था, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स ले रही हूँ, शेयर्स पे यहाँ पे बात होगी। मान लीजिए दोनों के बीच में डील हुई कि टाटा का 200 का शेयर्स है, ठीक है, टाटा कंपनी की। ए ने बोला कि टाटा कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी और बी ने बोला कि वैल्यू घटेगी। तो हुआ क्या? अब टाटा कंपनी की 200 शेयर्स और उसकी 200 शेयर्स 1,000 रुपीज पर शेयर, तो टोटल कितनी हो गई? 2 लाख शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो शेयर्स होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग जिसकी होती है, वो ऐसा नहीं कि 125 150 270 430 ऐसे शेयर्स परचेज नहीं होते। वो एक स्टैंडर्ड होती है उसकी, वो लॉट्स में डील होते हैं। वो या तो वो 100 में डील करे, 100 शेयर्स में, या तो 1000 में डील करे, या तो 500 में डील करे। इस तरीके से एक लॉट्स में डीलिंग होती है शेयर्स की, ना कि एक मीन्स की एक फिक्स लॉट होती है 100,000 500, ना कि 125 150 ऐसे करके शेयर्स परचेज नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज में।
वो वो इस चीज के जरिए नहीं चलता कि हम 450 500 की जगह हम 450 शेयर्स ले लिए, नहीं। हमें एक राउंड ऑफ मेंटेन करता है स्टॉक एक्सचेंज, और उसी के हिसाब से शेयर्स, इसीलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी 1000 शेयर्स का ही लिया है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डील हुई, ए और बी के बीच में। ए ने कहा कि जो टाटा कंपनी की मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो बढ़ेगी, बी ने कहा कि जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की घटेगी, और बीच में है स्टॉक एक्सचेंज। तो जिसने कहा कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ेगी उसे हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। जिसने कहा कि वैल्यू बढ़ेगी वो लॉन्ग पोजीशन पे होता है, और जिसने कहा कि वैल्यू घटेगी वो शॉर्ट पोजीशन पे होता है। लॉन्ग से याद रखिए, इसने प्रॉफिट की बात की है तो इसलिए ये लॉन्ग पे है, और जिसने लॉस की बात की है ये शॉर्ट पे है। अब होगा क्या, देखिए स्टॉक एक्सचेंज पे तो दोनों का रिस्क है। यहाँ पे अगर ए जीत गया तो वो किसके पास जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा डायरेक्टली। बी से तो वो डील यहाँ कर नहीं सकता क्योंकि बीच में मीडिएटर है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर ए जीत गया, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, मान लीजिए 200 शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ के 205 हो गई, तो ए जीत गया। तो ए अब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा अपने मनी को लेने के लिए। तब स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या वो शेयर्स रखे हुए हैं, इस पे वो डीलिंग हुई थी? ऐसा नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज के पास भी शेयर्स रखे नहीं होते। स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, बी के पास जाएगा, क्योंकि बी के साथ डीलिंग हुई थी बीच में। स्टॉक एक्सचेंज जस्ट एक मीडिएटर का काम। स्टॉक एक्सचेंज बी के पास जाएगा और बी से शेयर्स लेगा और ए को देगा। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे जबकि शेयर्स के दाम बढ़ चुकी है, ए जीत चुका है, तो स्टॉक एक्सचेंज के पास दोनों का रिस्क है। यहाँ पे ए के हो सके ए भाग जाए या हो सके बी भाग जाए, जब समय पे उन्हें जरूरत पड़े तो स्टॉक एक्सचेंज जब उनके पास जाए, हो सकता है बी को लॉस हुआ, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को ही पूरा छोड़ के भाग जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज के मन में एक डर होता है, एक रिस्क होता है, इसीलिए वो क्या करती है कि कुछ परसेंटेज, एटलीस्ट 8 to 10% एक मार्जिन मनी अपने पास रखवाती है, क्योंकि उसके पास रिस्क है, हो सकता है दोनों भाग जाए, तो उसे पास अपने कुछ मार्जिन मनी रखवाती है एज अ सिक्योरिटी। वो मैंने यहाँ पे जैसे 10% लिया है, वो अपने पास रखवाएगी अपने अकाउंट में, जो वो मेंटेन करवाएगी दोनों से। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 लाख का शेयर्स था और 10% मार्जिन मनी स्टॉक एक्सचेंज अपने पास रखवाई, तो कितना हो गया 20,000 दोनों से, ए से भी बी से भी। और अब ये शेयर्स के प्राइसेस बढ़ के हो गई 205, 200 से 205, तो कितना, और थी शेयर्स टोटल कितनी, 1000 शेयर्स थी, तो 200 से 205 हुई, 5 शेयर्स बढ़ गए, और सब सारे की शेयर्स की कीमत कितनी थी, 1000। तो यानी कि एक एक अकाउंट में 5000 ऐड हो जाएगी और बी के अकाउंट से 5000 माइनस हो जाएगी। जो मार्जिन मनी रखवाया था स्टॉक एक्सचेंज ने, उसी उसी से ये माइनस प्लस करेगी। जो जीता, ए जीत गया क्योंकि मार्केट वैल्यू बढ़ गई, इसीलिए उसके अकाउंट में 5000 ऐड हो जाएगी। मान लीजिए ये 1 अक्टूबर से डीलिंग स्टार्ट हुई थी, 2 अक्टूबर को ही 5 रुपए शेयर का दाम बढ़ गया, 200 से 205 हो गया, तो ए जीत गया, तो इसके अकाउंट में 5000 प्लस हो गई और बी के अकाउंट से 5000 माइनस हो गई। फिर नेक्स्ट डे तो यहाँ पे इसका 25,000 टोटल आ गया, इसके माइनस होके 15,000 आ गई। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर 3 तारीख को फिर मार्केट वैल्यू और बढ़ गई शेयर्स की, अब 205 से 208 पहुंच गई। तो अब हम इसकी काउंट, अब हम 200 से नहीं देखेंगे कि 208 हो गई, हम 205 से काउंट करेंगे, क्योंकि 2 तारीख को वो 205 थी, अब 3 तारीख को वो 208 हो गई। तो हम 205 से 208 हुई है, तो कितनी की बढ़ोतरी हुई, 3 और 1000 पर शेयर रेट थी यहाँ पे।
तो कितने के, ए को कितना का फायदा हो गया 3000 का, और बी को कितना का लॉस हो गया 3000 का। तो ऐसे ही चलती है प्रोसेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। स्टॉक एक्सचेंज अपने मार्जिन मनी से ही प्लस माइनस जो भी जिसके अकाउंट में होती है वो करता रहता है, और जो जीतता है उसके अकाउंट में ऐड होते जाती है, और जो हारता है उसके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो ये थी फुल प्रोसेस। और ये जो एडजस्टमेंट हो रही है प्लस माइनस, इसे हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट्स। क्योंकि ये मार्क टू मार्केट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस टाइम की मार्केट रेट पे डील होती है, उस रेट तक हमको पहुंचना रहता है जो मार्केट में चल रही है एट द टाइम, इसीलिए इसे मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट बोला जाता है। और इसे इसके अदर नेम भी है, रीप्राइसिंग मेथड भी इसे बोला जाता है। मार्क टू मार्केट के अलावा भी अगर रीप्राइसिंग आए तो वो भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, आपको आई थिंक फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक जो एकदम होती है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसके थ्योरी को। अब इसकी थ्योरी आपको अच्छे से समझ आएगी। और देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ बाइलेटरल फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया टू पार्टीज होती है टू बाय और सेल अ स्पेसिफिक एसेट। मैंने यहाँ पे गोल्ड लिया था एज एसेट, आप कुछ भी ले सकते हैं, शेयर्स वगैरह कुछ भी, एट ए प्री नेगोशिएटेड प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट जैसे मैंने 3 महीने के बाद का प्राइस देखा, and it is a type of derivative contract and it is typically used to hedge against the price fluctuations। ये क्यों होती है? ताकि जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रही है फ्यूचर में उससे हम बच सकें। ठीक है, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कॉमनली यूज्ड इन, किसी भी चीज में हम इसका यूज कर सकते हैं, कमोडिटीज के लिए, करेंसीज के लिए, या फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। फिर अंडर फॉरवर्ड मार्केट contracting parties negotiate not only on the price but also on the quality and quantity to be delivered। यहाँ पे सिर्फ प्राइस में नहीं, क्या क्वालिटी है क्या क्वांटिटी है उसके भी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर टिपिकली ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर कहने का मतलब है कि इन दोनों पार्टीज के बीच में जो डील हो रही थी, ए और बी के बीच में, यहाँ ए और बी के बीच में जो डील हो रही थी, तो हो सकता है जो मिस्टर बी को लॉस हुआ वो एट अ टाइम कैश में पेमेंट कर दे मिस्टर ए को, क्योंकि दोनों आपस में ही डील कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए वो नहीं जा रहा है। तो हो सकता है कि वो कैश में ही पेमेंट कर दे डायरेक्टली, ये जो 3000 का लॉस हो रहा है ये मिस्टर ए को कैश में ही दे दे, और दोनों आपस में ही डील कर रहे हैं फ्रंट में, इसीलिए ओवर द काउंटर इसे बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी मीडिएटर, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, दोनों आपस में सामने बैठ के डीलिंग होती है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसीलिए इसे ओवर द काउंटर कहा जाता है। ठीक है, और फिर कहा गया है ओवर द काउंटर मीनिंग दे आर प्राइवेटली नेगोशिएटेड बिटवीन द टू पार्टीज। ठीक है, दोनों के बीच में आपस में ही दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डील होती है। एज अ रिजल्ट दे आर नॉट एज ट्रांसपेरेंट एज एक्सचेंज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। ये फ्यूचर के तरह ट्रांसपेरेंट नहीं होती, क्योंकि दो लोगों के बीच में सीक्रेटली ट्रेडिंग हो रही है, तीसरा कोई भी पार्टी यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये एक्सचेंज ट्रेडेड मीन्स की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अब हम समझते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, future contract often referred as futures and it is standardized financial derivative। standardized क्यों बोला गया है? स्टैंडर्डाइज्ड ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते चल रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के जरिए डील हो रही है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन होगी कि हम जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो 100 या 1000 500 इस तरीके से लॉट्स में डीलिंग होती है, इसलिए ये एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है स्टॉक एक्सचेंज। कॉन्ट्रैक्ट दैट
obligates the buyer to purchase and seller to sell a specific quantity of an underlying asset. Underlying asset कुछ भी हो सकता है आपका, at a predetermined price on a specific future date. Future contracts are widely used in the financial markets to hedge against the price fluctuations, speculate on future price movements, and facilitate liquidity in various asset classes, including यहाँ पे भी commodities, financial instrument और किसी चीज में भी डीलिंग हो सकती है. Future contract are traded on organized stock exchange, and this type of contract have various settlement methods. ठीक है, अलग अलग तरह के यहाँ पे सेटलमेंट मेथड्स हो सकती है. सम आर फिजिकली सेटल्ड, फिजिकली एंड मीनिंग द अंडरलाइंग एसेट इज डिलीवर्ड. या तो फिजिकल सेटलमेंट हो जाए, मीन्स की यहाँ हम, और या फिर कैश सेटलमेंट भी हो सकती है. फिजिकल की हम खुद ही जा करके दे दें, खुद ही जाके डिलीवर्ड कर दे. और इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट almost 99% are settlement done through cash settlement. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर कैश सेटलमेंट ही होती है. 99% सेटलमेंट किस पे बेस्ड होती है? कैश की, वो डायरेक्टली कैश पेमेंट हो जाए. अब हम समझते हैं इस दोनों के डिफरेंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारी क्लियर हो जाएगी दोनों के डिफरेंस. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर, क्योंकि इसके बीच में कोई नहीं होता, दोनों आपस में खुद ही डील करते हैं. और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किससे डील करता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किससे डील करता है? थ्रू, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज. यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड होता है. ये फॉरवर्ड जो है वो कस्टमाइजेबल होता है, कस्टमर के हिसाब से बना होता है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से. वो टेलर्ड, इसे टेलर्ड मेड भी बोल सकते हैं. कस्टमाइज और टेलर मेड ये वर्ड भी यूज होता है, क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी होता है, जो दो पार्टीज आपस में खुद ही डिसाइड करते हैं. लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ये स्टॉक एक्सचेंज के ही प्रोविजंस को फॉलो करेगा. दोनों अपने हिसाब से कुछ भी चेंज अप यहाँ नहीं कर सकते. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, तो मार्जिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, फ्यूचर में यहाँ पे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज आपस में ही डील कर रहे हैं. तो हो सकता है कोई भी पार्टीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के भाग जाए, तो दूसरा तो उससे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी लेने वाला बीच में है नहीं. इसीलिए ये यहाँ पे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क हो जाती है कि कोई भी एक पार्टी कभी भी भाग सकता है. क्योंकि यहाँ फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील हो रही है, यहाँ पे कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पहले ही उनसे मार्जिन मनी अपना रखवा लेता है, ताकि कोई पार्टी भाग नहीं पाए. यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होती है, क्योंकि वो आपस में ही डील होती है दोनों के बीच में. और यहाँ पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हाई होती है, क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से डील करना पड़ता है. सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑकर एट द एक्सपायरेशन ऑफ एक्सपायरी डेट, मतलब एक फिक्स्ड डेट के बाद ही इसका सेटलमेंट होगा. जैसे मैंने वहां पे 3 months आफ्टर लिया था, तो उसके बाद ही उसका प्राइस घटा बढ़ा हमें पता चला. और यहाँ पे सेटलमेंट्स आर डन थ्रू कैश. यहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रोज जो भी घट बढ़ रही है उसमें कैश सेटलमेंट ही हो जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है. हेजिंग टेक्निक्स यूज्ड अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस इन अंडरलाइंग एसेट्स. यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? हेजिंग टेक्निक. हम हेज करते हैं अपने रिस्क को. और यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन के जरिए क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना. एक जगह से लेना, दूसरे जगह बेचना, स्पेकुलेट करते हैं, और उसी के से हम अपने गेन को कमाते हैं. और यहाँ पे फ्यूचर में मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट भी होता है. मैंने बताया आपको, जो भी प्लस माइनस होती है उसे मार्क टू मार्केट एडजस्टमेंट बोला जाता है, और इसे रीप्राइसिंग भी बोला जाता है. तो ये थी
हमारी आज की लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और जितने भी मैंने पहले भी जो भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं आप उसे भी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। और आपको कैसे टॉपिक्स चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और मैंने जितनी भी पूरी अपने हिसाब से कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लैरिटी से समझ आए, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं उसे कुछ हद तक क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तो बाय बाय, थैंक यू।